तो किसी को पैसे इन्वेस्ट करना है, किसी को पैसे उधार लेने हैं। ये दोनों तरीके के काम जिस मार्केट में होंगे वो है फाइनेंस मार्केट। अब इस फाइनेंस मार्केट के अंदर दो मार्केट है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। हमने अभी तक ये समझा था कि ये दोनों मार्केट जो है ना अपने पैसे की जरूरत के आधार पे डिवाइडेड किए गए। जैसे किसी पर्सन को पैसे शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, कम समय के लिए। शॉर्ट टर्म मतलब लेस देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर। तो किसी पर्सन को पैसे चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, तो लॉन्ग टर्म मतलब क्या है? मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर। तो एक साल से ज्यादा की। तो ब्रॉडली हम टर्म के आधार पे, मतलब समय के आधार पे कैपिटल और मनी मार्केट को डिवाइड कर रहे हैं। अब ये क्यों? क्योंकि लोगों की पैसे की जरूरत समय के आधार पे ही होती है ना। अगर मान लो किसी को, कोई कंपनी का मालिक है, उस कंपनी के मालिक को रॉ मटेरियल खरीदना है। अब उस मालिक को पता है कि रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने के बाद फाइनल प्रोडक्ट बनेगा और प्रोडक्ट मार्केट में बेचा जाएगा। तो इस पूरे प्रोसेस में 3 महीने लगेंगे। तो 3 महीने के अंदर किसी भी रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में बेच के आप मार्केट में बेचोगे वहां पे। तब कंपनी के मालिक को जो पैसा चाहिए वो मैक्सिमम 3 या फिर 4 महीने के लिए चाहिए, उससे ज्यादा। तो कंपनी का मालिक 3 या 4 महीने के लिए पैसे उधार लेने की कोशिश करेगा, तब वो मनी मार्केट से पैसा लेगा। वैसे तो वो कंपनी का मालिक कैपिटल मार्केट से भी 3-4 महीने के लिए पैसे उधार ले सकता है, बट उसके लिए उसको ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। दैट मीन्स वो कर्जा जो कंपनी के मालिक ले रहे हैं 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, वो कैपिटल मार्केट में हायर कॉस्ट पे मिलेगा और वही कर्जा मनी मार्केट में लोअर कॉस्ट पे मिलेगा। क्योंकि मनी मार्केट में जो भी ट्रांजैक्शन है वो शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं और कैपिटल मार्केट में जो भी ट्रांजैक्शन है वो लॉन्ग पीरियड के लिए होते हैं। तो हियर इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स। अगर उसी मालिक को अपना बिजनेस एक्सपांड करना है, मान लेते मुंबई में एक कंपनी, एक फैक्ट्री है, दिल्ली में भी दूसरी फैक्ट्री चालू करनी है, तो फैक्ट्री चालू करने के लिए 2-3 महीने के पैसे देने चाहिए, क्योंकि फैक्ट्री के लिए जमीन खरीदना, फिर सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्लिगेशंस को पूरे करना, फिर कंपनी को सेटअप करना, लोगों को हायर करना, प्रोडक्शन स्टार्ट करना, इसके लिए समय लग सकता है। तो मान लेते हैं 2 साल का समय लगेगा। तो 2 साल के लिए फाइनेंस चाहिए ना कंपनी को, तो 2 साल के लिए फाइनेंस मनी मार्केट से नहीं होगा, तो उसको कैपिटल मार्केट से ही पैसे लेने पड़ेंगे। दैट्स हाउ जिस तरीके की पैसे की जरूरत उस तरीके से मार्केट में एंट्री की जाएगी। दिस इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। इसके अलावा आपने और भी डिफरेंसेस देखे। तो ये कैपिटल मार्केट में समझा रहे थे, ये डिफरेंसेस है आपके सामने लास्ट लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किए थे कि मैच्योरिटी के आधार पे, मतलब 1 साल है, 1 साल से ज्यादा है, लिक्विडिटी के आधार पे कैपिटल मार्केट में जो लिक्विडिटी होती है वो लिक्विडिटी लोअर होती है, मनी मार्केट में लिक्विडिटी हाई होती है, रिस्क कैपिटल मार्केट में ज्यादा होता है, मनी मार्केट में कम होता है, रिटर्न्स कैपिटल मार्केट में ज्यादा मिलते हैं, मनी मार्केट में कम मिलते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी हुई थी, वही स्लाइड है ना, इसलिए वो गड़बड़ी अभी भी कंटिन्यू है। These are instruments of money market and these are instrument of capital market. फिर हमने समझा था कि there are 2 types of capital market. Capital market के अंदर भी 2 types हैं, primary market and secondary market. What is primary market, guys? Primary market जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था कि जैसे गाड़ियों का शोरूम होता है ना, शोरूम क्या है? जहाँ पे न्यू ब्रांडेड गाड़ियां बेची जाएगी। आपको अगर नई व्हीकल खरीदनी है तो आप शोरूम में ही जाओगे, शोरूम के अलावा दूसरी जगह पे आपको नई व्हीकल नहीं मिलेगी। उसी तरीके से अगर आपको नए शेयर, नए बॉन्ड खरीदने तो आप प्राइमरी मार्केट में ही जाओगे, प्राइमरी मार्केट के अलावा दूसरी जगह पे नहीं मिलेंगे। तो प्राइमरी मार्केट वो मार्केट है जहाँ पे न्यू शेयर बेचे जाएंगे, न्यू बॉन्ड बेचे जाएंगे, न्यू फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को बेचा जाएगा। अब यहाँ पे 3 तरीके के सेलिंग होगी। पहला पब्लिक इशू, इसको आईपीओ भी कहा जाता है। यहाँ पे जो भी नए शेयर हैं वो जनरल पब्लिक के लिए खुले होंगे, कोई भी आके यहाँ पे खरीद सकता है। फिर हमने देखा प्राइवेट प्लेसमेंट, जो नए शेयर बेचे जाएंगे वो सारे लोग नहीं खरीद सकते, कुछ सिलेक्टिव लोगों को ही इनको बेचा जाएगा। तो जब सिलेक्टिव लोगों को बेचेंगे हम कहेंगे प्राइवेट प्लेसमेंट किया है। फिर कहेंगे राइट इशू, जब प्राइमरी मार्केट में नए शेयर बेचे जाएंगे और वो नए शेयर बस एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बेचे जाएंगे, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, तब हम कहेंगे कि राइट इशू। इस तरीके से प्राइमरी मार्केट में पब्लिक इशू मिलता है, प्राइवेट प्लेसमेंट मिलता है एंड राइट इशू मिलता है। उसी तरीके से हमने देखा था लास्ट लेक्चर में सेकेंडरी मार्केट होता है। जो भी शेयर प्राइमरी मार्केट में बेचे जाते हैं वो न्यू शेयर होते हैं, लेकिन जब उन न्यू शेयर्स को फिर से मतलब दोबारा से बेचा जाएगा, सेकंड हैंड मार्केट में ही बेचा जाएगा, इसलिए सेकेंडरी मार्केट बना है। सेकेंडरी मार्केट जैसे आपका शेयर मार्केट,
शेयर मार्केट इज योर सेकेंडरी मार्केट, जहां पे ओल्ड सिक्योरिटी को बेचा जाता है, नई सिक्योरिटीज को नहीं, ओल्ड सिक्योरिटीज को, सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज को बेचा जाएगा। अब यहाँ पे भी दो टाइप है, एक ओवर द काउंटर मार्केट, दूसरा डीलर मार्केट। डीलर मार्केट क्या होता है? जैसे शेयर मार्केट इज अ डीलर मार्केट, मतलब एक एक्सचेंज है। शेयर मार्केट क्या है? एक्सचेंज, यहाँ पे बायर एंड सेलर साथ में आएंगे और काम करेंगे। तो यहाँ पे बायर्स भी आएंगे और यहाँ पे सेलर्स भी आएंगे। तो बायर्स और सेलर्स एक जगह पे मिलते हैं, वो जगह है एक्सचेंज, और डीलर मार्केट इज और एक्सचेंज। तो बीएसई एनएसई डीलर मार्केट, तो वो सेकेंडरी मार्केट है। उसी तरीके से जहां पे बायर और सेलर डायरेक्टली एक दूसरे से कांटेक्ट में आते हैं, तो वो है आपका ओवर द काउंटर मार्केट, मतलब यहाँ पे एक्सचेंज नहीं होता है। तो विदाउट एक्सचेंज शेयर्स की खरीद या फिर बाइंग और सेलिंग होगी सेकेंडरी मार्केट में, तब हम कहेंगे कि वो ओवर द काउंटर मार्केट है। इस तरीके से हमने देखा था कि सेकेंडरी मार्केट में ओवर द काउंटर मार्केट एंड डीलर मार्केट, ये दो तरीके हैं। तो ये डेफिनेशन है प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है इंस्ट्रूमेंट्स। अब सेकेंडरी मार्केट की बात करें तो सेकेंडरी मार्केट के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन होंगे, वो सारे ट्रांजैक्शन किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए से ही होंगे। सो इंस्ट्रूमेंट्स मतलब यहाँ पे हम सिक्योरिटीज की बात करें, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। मैंने लास्ट लेक्चर में ही आपको समझाया था कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या होती है। इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, इट्स अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज। टू पार्टीज मतलब बायर एंड सेलर। तो बायर एंड सेलर के बीच में जो फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है उसको सिक्योरिटी कहेंगे। जैसे बॉन्ड इज अ सिक्योरिटी, शेयर इज अ सिक्योरिटी, डेरिवेटिव इज अ सिक्योरिटी, म्यूचुअल फंड, ये सारे क्या है? सिक्योरिटीज है। ओके, सो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे इक्विटी। इक्विटी यानी शेयर्स, इक्विटी यानी शेयर्स। अब आपको पता है शेयर मार्केट, ज्यादातर लोगों को शेयर क्या होता है ये पता है। बाय डेफिनेशन इक्विटी यानी शेयर्स, तो इक्विटी आर द शेयर्स इन द ओनरशिप ऑफ द कंपनी। जब मान लो एक कंपनी है एक्स वाई जेड, कंपनी का नाम, उस कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यूएशन 100 करोड़ है। अब कंपनी क्या करेगी कि 100 करोड़ की वैल्यूएशन कंपनी की है, लेकिन कंपनी के पास अभी 100 करोड़ रुपए नहीं है ना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। सो कंपनी क्या करेगी, अपने 100 करोड़ के शेयर्स खरीदेगी, शेयर्स में डिवाइड कर देगी। मान लेते हैं 100 शेयर्स, तो कंपनी ने 100 शेयर्स मार्केट में बेचने के लिए निकाले। अब 100 करोड़ की वैल्यूएशन और 100 शेयर्स का मतलब 1 शेयर पर 1 करोड़। एक शेयर कितने का है? 1 करोड़ रुपए का। तो जो भी इन्वेस्टर होगा वो कंपनी के शेयर बाय करेगा। मान लेते हैं एबीसी पर्सन इन्वेस्टर है, एबीसी पर्सन ने कंपनी में इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया और एबीसी पर्सन ने 10 करोड़ रुपए के 10 शेयर खरीद लिए। दैट मींस एबीसी पर्सन XYZ कंपनी में 10 शेयर खरीद के 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा है। जब वो 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा है तब वो 100 करोड़ का कितना 10% हो गया ना। दैट मींस एबीसी पर्सन इज अ पार्टनर इन XYZ कंपनी ऑफ 10%। एबीसी पर्सन XYZ कंपनी में 10% का पार्टनर बन गया। सो दैट्स हाउ शेयर्स जनरेट किए जाते हैं। सो गाइस, इक्विटीज के अंदर हम देखते हैं कि शेयर्स होते हैं। तो कोई भी ओनर ये शेयर्स को क्यों बेचता है? बिकॉज दैट पर्सन वांट्स मनी। उनको पैसे चाहिए कंपनी को चलाने के लिए। तो पैसे लेने के दो ऑप्शंस होते हैं। पहला तो कर्जा ले लो, अगर कर्जा नहीं लेना है तो किसी को पार्टनरशिप ऑफर कर दो। तो जब कंपनी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में शेयर्स बेचती है तो दैट ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफरिंग पार्टनरशिप टू द इन्वेस्टर्स। तो जब यहाँ पे शेयर खरीदे जाते हैं तो होता क्या है, जब कोई भी शेयर खरीदा जाएगा तो इन्वेस्टर को दो तरीके से फायदा होता है। पहला फायदा, इन्वेस्टर गेट ओनरशिप राइट। इन्वेस्टर को क्या मिलता है? ओनरशिप राइट। अब जैसे मैंने अपने एग्जांपल में बताया कि एबीसी पर्सन ने 10 करोड़ रुपए दे के 10 शेयर खरीदे। अब वो 10 करोड़ रुपए 10% है टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन XYZ कंपनी के। तो मतलब एबीसी पर्सन 10% का मालिक बन गया, तो ओनरशिप राइट मिल गई 10%। सेकंड,
एबीसी पर्सन को इन्वेस्टमेंट करने के बाद, मतलब शेयर खरीदने के बाद दूसरा जो फायदा होगा वो होगा डिविडेंड। मतलब शेयर खरीदने के बाद जो चीज रिटर्न में मिलेगी तो वो क्या मिलेगी, डिविडेंड। व्हाट इज दिस डिविडेंड नाउ? डिविडेंड मींस पार्ट ऑफ प्रॉफिट, पार्ट ऑफ प्रॉफिट। सो एबीसी पर्सन अगर 10% के पार्टनर है, अगर XYZ कंपनी 20 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही है, तो 20 करोड़ में 10% मतलब 2 करोड़ रुपए, तो 2 करोड़ रुपए का डिविडेंड एबीसी पर्सन को मिलेगा। अब XYZ कंपनी डिसाइड करेगी कि पूरा डिविडेंड ट्रांसफर करना है कि नहीं करना है, क्योंकि जो प्रॉफिट हुआ है उसी प्रॉफिट को कंपनी में इन्वेस्ट किया जाएगा ना, फॉर द फ्यूचर ग्रोथ। तो XYZ कंपनी डिसाइड करेगी कि डिविडेंड कितना ट्रांसफर करना है। ओके, बट एबीसी पर्सन को शेयर खरीदने के बाद ये दो बेनिफिट होंगे, एक तो उनको ओनरशिप राइट मिलेंगे, दूसरा डिविडेंड मिलेगा। सो दिस इज योर शेयर्स। ये क्या होते हैं आपके शेयर्स। तो कॉमन शेयर्स इस तरीके से काम करते हैं। So whenever person buys shares, that person get two things. First is ownership right and another thing is dividend. और कंपनी को क्या फायदा है, जो कंपनी शेयर्स इश्यू कर रही है तो कंपनी को वहां पे लॉन्ग टर्म के लिए मनी सप्लाई हो गया, क्योंकि कोई भी जो शेयर है तो वो शेयर मैच्योरिटी पीरियड के साथ नहीं आते हैं कि 2 साल के लिए मैच्योर है, 1 साल के लिए मैच्योर है, 6 महीने के लिए मैच्योर है। नो, देयर इज नो मैच्योरिटी पीरियड फॉर शेयर। एज लॉन्ग एज कंपनी इज अलाइव, शेयर आर अलाइव। तो जब तक कि कंपनी जिंदा है, शेयर्स भी जिंदा है और इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट भी जिंदा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी के पास पैसा आ गया, एंड दैट इज बेनिफिशियल फॉर कंपनी। सो दैट्स हाउ शेयर बेच के कंपनी को लॉन्ग टर्म की फंडिंग मिल गई और इन्वेस्टर को कंपनी में प्रॉफिट का हिस्सा मिल गया। सो दैट्स हाउ इक्विटी शेयर्स आर वर्किंग। तो जब हम शेयर कहते हैं तब हम उसको इक्विटी भी कहते हैं। अब ये शेयर अलग अलग टाइप के होते हैं वहां पे, जैसे अभी मैंने आपको जो बताया वो कॉमन शेयर्स है, वो क्या है, कॉमन शेयर्स। बट देयर आर सर्टेन शेयर नोन एज प्रेफरेंशियल शेयर। प्रेफरेंशियल शेयर्स होते हैं। अब प्रेफरेंशियल शेयर्स क्या होते हैं कि यहाँ पे प्रेफरेंस मिलता है शेयर होल्डर को, कि जब भी कंपनी, मतलब ये वो शेयर्स है जिनके साथ प्रेफरेंस मिलेगा इन्वेस्टर को। अब प्रेफरेंस कहां पे मिलेगा, इन लिक्विडेशन प्रोसेस। लिक्विडेशन क्या होता है, मान लेते कोई कंपनी बर्बाद हो गई, बर्बाद होने के बाद कंपनी क्या करेगी, अपने जितने भी एसेट है, मतलब कंपनी की जमीन, कंपनी की गाड़ियां, बिल्डिंग, जो भी चीजें, उन सारी चीजों को बेचेंगी। उस प्रोसेस को हम कहते हैं लिक्विडेशन। बेचने के बाद जो भी पैसा आएगा उन पैसे में पहले प्रेफरेंशियल शेयर इन्वेस्टर्स को पैसा दिया जाएगा। तो दिस इज प्रेफरेंस गॉट दिस इन्वेस्टर। इसके अलावा जो प्रेफरेंशियल शेयर्स होते हैं उनके ऊपर जो है ना फिक्स्ड डिविडेंड मिलता है। जो भी प्रेफरेंशियल शेयर इन्वेस्टर्स है दे गॉट फिक्स्ड डिविडेंड, मतलब फिक्स रिटर्न ही इनको, एक तरीके से इंटरेस्ट रेट होता है ना, उसी तरीके से काम करता है कि प्रेफरेंशियल शेयर को कहा जाएगा कि तुमको, तुम हमारे कंपनी के 10% के इन्वेस्टर हो तो तुमको हम फिक्स 10% प्रॉफिट देंगे ही देंगे, वहां पे कुछ भी हो जाए तो कंपनी का प्रॉफिट हो नहीं हो, आपको 10% वहां से पैसा मिलेगा। बट प्रेफरेंशियल शेयर को वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे, फिर नो वोटिंग राइट्स। सॉरी। तो इस तरीके से प्रेफरेंशियल शेयर्स बेचे जाते हैं। तो प्रेफरेंशियल शेयर्स जो होते हैं उनको वोटिंग राइट्स नहीं मिलते और उनको जो रिटर्न मिलता है वो फिक्स्ड रिटर्न मिलता है। तो दे आर जस्ट लाइक इंटरेस्ट रेट। यू कैन नॉट कॉल इंटरेस्ट रेट रिसीव्ड ऑन द प्रेफरेंशियल शेयर बाय द प्रेफरेंशियल होल्डर, बट वो फिक्स्ड होता है, इसलिए वो इंटरेस्ट रेट की तरह बिहेव करता है। ओके, तो दिस इज योर प्रेफरेंशियल शेयर। तो शेयर्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं। देयर आर सर्टेन कॉमन शेयर्स, देयर आर सर्टेन प्रेफरेंशियल शेयर्स। तो इक्विटी के अंदर ये दोनों तरीके के शेयर्स आएंगे। ओके, so these equities are sold into the capital market. So next instrument is debt securities. अब इक्विटी मतलब पार्ट ऑफ कैपिटल, इट्स अ पार्ट ऑफ कैपिटल। जैसे हमने देखा था ना कि कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 करोड़ है, टोटल कैपिटल इज 100 करोड़ और एबीसी पर्सन ने 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए और 10% का मालिक बन गया। तो जब एबीसी पर्सन ने 10% शेयर खरीदे, मतलब पार्ट ऑफ कैपिटल 10 करोड़ रुपए दिए थे ना। ओके, तो ये होते हैं इक्विटीज।
नाउ व्हाट इज डेट? डेट यानी कर्जा, बोरोइंग। अब ये जो हमारी XYZ कंपनी है, अब XYZ कंपनी के ओनर है ना, उनकी प्रॉब्लम ये है कि उनको किसी को पार्टनर नहीं बनाना है। कंपनी के 100% ओनर खुद को रहना है उनको, कि मेरे कंपनी के अंदर मैं ही ओनर रहूंगा, मेरे अलावा दूसरा कोई नहीं ओनर होगा, मैं अपनी कंपनी का प्रॉफिट किसी को शेयर नहीं करूंगा। सो व्हाट ऑप्शंस लेफ्ट विद XYZ कंपनी? कौन से ऑप्शंस XYZ कंपनी के पास बच जाते हैं? तो XYZ कंपनी बोरो कर सकती है, मतलब कर्जे ले सकती है। सो बोरो करने के लिए शेयर्स तो बेचे नहीं जाएंगे, तो कंपनी को अगर बोरो करना है तो कंपनी डेट इंस्ट्रूमेंट बेचेंगी। क्या बेचेंगी? डेट इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि बॉन्ड्स और डेरिवेटिव्स। दो तरीके के डेट इंस्ट्रूमेंट है, बॉन्ड्स एंड डेरिवेटिव्स। तो जो XYZ कंपनी है वो बॉन्ड भी बेचेगी और या फिर डेरिवेटिव भी बेचेगी। अब बॉन्ड और डेरिवेटिव दोनों क्या है? डेट सिक्योरिटीज है, बोथ आर नोन एज डेट सिक्योरिटीज। अब यहाँ पे अंतर क्या है? जब शेयर्स बेचे जा रहे हैं तब कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए पैसे मिल रहे हैं, लेकिन कंपनी को ओनरशिप राइट भी तो देने पड़े शेयर होल्डर को। लेकिन जब कंपनी बोरो करेगी तब कंपनी को लॉन्ग टर्म का फंडिंग मिलेगा, लेकिन कंपनी को इन्वेस्टर को ओनरशिप राइट नहीं देने पड़ेंगे वहां पे। सो दिस इज द बेनिफिट। सो ये काम कैसे करते इनको समझते। पहले हम समझते बॉन्ड्स। अब ये जो बॉन्ड होते हैं वो डेट सिक्योरिटीज है, पहले बॉन्ड समझते बाद में डेरिवेटिव समझेंगे। अब कोई भी बॉन्ड जो ना एक सर्टिफिकेट होता है, जैसे शेयर का भी एक सर्टिफिकेट इशू होता है गाइस। जब भी आप शेयर खरीदोगे तो उसका एक सर्टिफिकेट इशू होगा, उसके अंदर कंपनी का नाम, कितने शेयर खरीदे, शेयर्स की वैल्यू, बायर का नाम, ये सारी चीजें लिखी होगी और वो शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफर किया जाएगा इन्वेस्टर्स को। उसी तरीके का बॉन्ड का सर्टिफिकेट बनता है, इसके अंदर कंपनी का नाम, मतलब जो भी कर्जे ले रहे उनका नाम होता है, कितना कर्जा लिया है, कितने समय के लिए कर्जा लिया है, कितने इंटरेस्ट रेट पे कर्जा लिया है और किससे कर्जा लिया है, ये सारी डिटेल एक सर्टिफिकेट के ऊपर होती है, उसको हम कहेंगे बॉन्ड सर्टिफिकेट। तो ये जो बॉन्ड सर्टिफिकेट होता है ना, इसको ट्रेड किया जाता है फिर। अब यहाँ पे बॉन्ड सर्टिफिकेट के अंदर कौन सी चीजें आती है? पहले तो बॉन्ड सर्टिफिकेट के ऊपर जो चीज आती है वो आती है वैल्यू, मतलब कितना कर्जा लिया गया है। जैसे मैंने कहा 10 लाख रुपए का बॉन्ड है तो 10 लाख रुपए की वैल्यू आएगी। उसके ऊपर आएगा फिर कूपन रेट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कूपन रेट? तो इट इज इंटरेस्ट रेट। कूपन रेट क्या होता है? इंटरेस्ट रेट। तो कूपन रेट लिखा होगा, मान लेते 5% कूपन रेट है, तो मतलब जब XYZ कंपनी ABC पर्सन से कर्जा ले रही है 10 लाख रुपए का, तब XYZ कंपनी ABC पर्सन को 5% का इंटरेस्ट पे करेगी सालाना। फिर इसके ऊपर लिखी होगी मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी पीरियड कुछ भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए होगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, ऐसे कुछ तो भी हो सकता है। मान लेते हैं 5 years मैच्योरिटी पीरियड है और फिर बायर का भी नाम होगा वहां पे। तो इतनी बेसिक डिटेल्स यहाँ पे होती है। इसके अलावा जो भी बॉन्ड्स होते हैं ना, उन बॉन्ड्स के ऊपर एक सिक्योरिटी प्लेज की जाती है। सिक्योरिटी मतलब कोलैटरल रखा जाएगा, क्योंकि XYZ कंपनी कर्जा ले रही है, मान लेते XYZ कंपनी पैसे लेके भाग गई तो, है ना, डिफॉल्ट हो सकती है वहां पे। तो फिर ABC पर्सन की पूरी इन्वेस्टमेंट बर्बाद हो जाएगी ना वहां पे, उसने जो 10 लाख रुपए कर्जे पे दिए वो पूरे डूब जाएंगे। लेकिन जब बॉन्ड के ऊपर कोलैटरल रखा जाएगा तब ABC कंपनी किसी न किसी चीज को गिरवी रख रही है। तो मान लेते ABC कंपनी ने लैंड को गिरवी रखा जिसकी टोटल प्राइस 20 लाख रुपए है। तो जो बॉन्ड होते हैं वो सिक्योर्ड डेट इंस्ट्रूमेंट है। बॉन्ड क्या है? सिक्योर्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स। तो यहाँ पे सिक्योरिटी रखी है, जैसे हमारे एग्जांपल में हमने लैंड जो कि 20 लाख रुपए की प्राइस है उसको सिक्योरिटी रखी। तो मान लेते हैं इन केस ऑफ XYZ पर्सन बिकम डिफॉल्ट, XYZ पर्सन ने पैसा देने से मना कर दिया कंपनी ने, तब ABC पर्सन क्या, इन्वेस्टर क्या करेगा? इस लैंड को बेचेगा और लैंड को बेचने के बाद जो भी पैसे आएंगे उस पैसे से अपने कर्जे को वसूल किया जाएगा, बाकी के पैसे XYZ कंपनी को वापस। तो दैट्स हाउ ट्रांजैक्शन इज डन। तो इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए जिस सर्टिफिकेट को बेचा जा रहा है वो है बॉन्ड सर्टिफिकेट, तो वो एक डेट सिक्योरिटी है। तो गाइस, बॉन्ड सर्टिफिकेट क्या है? एक कर्जा लेने का सहारा है, जहां पे एक फिक्स पीरियड के लिए
एक फिक्स्ड अमाउंट को कर्जे पे लिया जाएगा और उसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया जाएगा। दैट मीन्स इन्वेस्टर जब एबीसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मान लेते हैं हमने लास्ट एग्जांपल में 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की थी ना शेयर में, अभी भी 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन जब एबीसी पर्सन बॉन्ड के अंदर, बॉन्ड के सहारे से एबीसी के एक्सवाइजेड कंपनी में जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तब ये देखा जा रहा है कि ये जो 10 करोड़ रुपए ये कर्जा दिया है, इन्वेस्ट किया है, मतलब क्या किया है, कर्जा दिया है। अब कर्जा दिया है तो एक्सवाइजेड कंपनी एबीसी पर्सन को ओनरशिप राइट नहीं देंगे, सो देयर इज नो ओनरशिप ऑन बॉन्ड्स, तो ओनरशिप नहीं मिलेगी, तो बदले में प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिलेगा। तो एक्सवाइजेड पर्सन एबीसी पर्सन को मैच्योरिटी पीरियड के बाद प्रिंसिपल अमाउंट वापस करेंगे। second thing which is different than equity, that investor in the bonds will get interest rate as a return। तो जो एबीसी पर्सन है जिसने बॉन्ड में 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं, उसको क्या मिलेंगे, इंटरेस्ट रेट मिलेंगे। जैसे हमने यहाँ पे 5% का इंटरेस्ट रेट रखा है, तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर 5% का सालाना इंटरेस्ट रेट रिसीव किया जाएगा। अब ये इंटरेस्ट रेट कैसे होता है, ये कंफर्म होता है, ठीक है। कंफर्म मतलब क्या कि कंपनी घाटे में जाए कि फायदे में जाए, उससे एबीसी पर्सन को कुछ लेना देना नहीं है। जो इंटरेस्ट रेट कहा है 5% का, वो मिलना ही चाहिए, वो स्किप नहीं हो सकता है। लेकिन जब हम शेयर की बात कर रहे थे तो शेयर के अंदर डिविडेंड मिलता है, इंटरेस्ट नहीं मिलता है। अब डिविडेंड तभी मिलेगा जब कंपनी का प्रॉफिट होगा, अगर कंपनी घाटे में जा रही तो डिविडेंड भी नहीं मिलेगा ना। सो हियर इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डेट, कि शेयर्स के अंदर डिविडेंड मिल रहा है जब वो विच इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट, और डेट के अंदर इंटरेस्ट मिल रहा है विच इज इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट हो नहीं हो इंटरेस्ट मिलना ही चाहिए। तो जब कंपनी शेयर्स के थ्रू 10 करोड़ रुपए ले रही है और वही कंपनी बॉन्ड्स के थ्रू 10 करोड़ रुपए ले रही है, तो कंपनी को 10-10 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट मिल रही है, बट दोनों तरीके की इन्वेस्टमेंट अलग अलग नेचर की है। जब शेयर्स में जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर शेयर होल्डर को डिविडेंड मिल रहा है, अब वो तभी मिलेगा जब कंपनी का प्रॉफिट होगा। लेकिन बॉन्ड के ऊपर जो 10 करोड़ रुपए आ रहे हैं, वहां पे इन्वेस्टर को इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है, और कंपनी का प्रॉफिट हो नहीं हो वो इंटरेस्ट रेट देना ही पड़ेगा। सो हियर इज द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट एंड डेट इंस्ट्रूमेंट। ओके, सो डेट सिक्योरिटीज के अंदर हमने देखा कि बॉन्ड्स होते हैं, जो दूसरे तरीके के डेट सिक्योरिटीज होते हैं उनको हम डेरिवेटिव्स कहते हैं, दे आर नोन एज डेरिवेटिव्स। सॉरी, व्हाट आर डेरिवेटिव्स, दे आर आल्सो डेट सिक्योरिटीज। तो जैसे बॉन्ड पेपर हमने देखा था ना, उसी तरीके से डेरिवेटिव सिक्योरिटी भी बनेगी। उसके ऊपर जो कंपनी, मान लेते हैं XYZ कंपनी, वही कंपनी, और इन्वेस्टर हमारा एबीसी, सेम इन्वेस्टर। तो XYZ कंपनी ने डेरिवेटिव इश्यू किए हैं, उसके ऊपर उन्होंने 10 करोड़ का कर्जा लिया है, और मैच्योरिटी पीरियड 5 इयर्स की है, कूपन रेट है वो 5% का, ये सारी चीजें लिखी होगी जस्ट लाइक योर बॉन्ड्स। तो वेयर इज डिफरेंस, डिफरेंस एक ही है कि डेरिवेटिव्स के ऊपर कोई भी कोलैटरल नहीं होगा, नो कोलैटरल, नो कोलैटरल इज प्लेस्ड और गिवन ऑन द डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। दैट मींस डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट आर अनसिक्योर्ड डेट इंस्ट्रूमेंट। डेरिवेटिव्स क्या है, दे आर अनसिक्योर्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स, वहां पे सिक्योरिटी प्लेज नहीं की है। जब सिक्योरिटी प्लेज नहीं कर रहे, मतलब डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट ज्यादा खतरनाक हो गए ना, कि XYZ कंपनी अगर डिफॉल्ट होती है तो एबीसी पर्सन का पैसा कैसे वसूल किया जाएगा, देयर इज नो कोलैटरल। तो हियर इज रिस्क इज वेरी वेरी हाई। तो इसलिए हम देखते हैं कि बॉन्ड के ऊपर जो कि सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है रिस्क कम है, जबकि डेरिवेटिव के ऊपर जो कि अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है वहां पे रिस्क ज्यादा है। इसलिए डेरिवेटिव्स के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बॉन्ड से ज्यादा होता है। अगर बॉन्ड के ऊपर 5% है तो डेरिवेटिव्स के ऊपर 6%, 7%, इस तरीके से ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे किया जाएगा। तभी जाके कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा डेरिवेटिव्स के अंदर, क्योंकि हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट ना। अगर रिस्क ज्यादा है तो प्रॉफिट भी ज्यादा होना चाहिए। अगर डेरिवेटिव आर अनसिक्योर्ड, मतलब नो कोलैटरल बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है, तो वहां पे इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा ही मिलना चाहिए। इसलिए डेरिवेटिव्स को हाई कॉस्ट पे बेचा जाता है, वहां पे उनकी जो प्राइस होती है वो ज्यादा होती है।
सो दैट्स हाउ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड। अब जनरली ये देखा जाता है कि डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट जो है ना वो रेपुटेशन पे बेचे जाते हैं, कंपनी की या फिर पर्सन की रेपुटेशन। जितनी ज्यादा रेपुटेशन उतने ज्यादा डेरिवेटिव्स बेचे जाने की संभावना ज्यादा होती है, जितनी वीक रेपुटेशन उतने डेरिवेटिव्स को बेचे जाने की संभावना कम हो जाती है। मान लेते कोई कंपनी है, फॉर एग्जांपल जैसे नीरव मोदी, ठीक है। तो ये जो नीरव मोदी है पंजाब नेशनल बैंक के अंदर फ्रॉड करके इंडिया से भाग गए, डिफॉल्टर है। अगर नीरव मोदी अपनी कंपनी के लिए कोई डेरिवेटिव इशू करेंगे तो कोई खरीदेंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो डिफॉल्टर है। तो एक तो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट काफी रिस्की होते हैं, ऊपर से नीरव मोदी जैसे इंसान जब उन डेरिवेटिव्स को इशू करेंगे तब प्रॉब्लम हो जाएगी। जबकि अगर मान लेते कोई एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है टाटा, अगर टाटा ग्रुप कोई इशू शेयर्स इशू करेंगे तब उन शेयर्स को इशू करने के बाद, सॉरी उन डेरिवेटिव्स को इशू करने के बाद बायर्स मिल सकते हैं, बिकॉज इट्स अ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन। अब यहाँ पे ये जो मैं नाम ले रहा हूँ ये सर्टेन फैक्ट्स के आधार पे वहां पे आई डोंट वांट टू डेनिग्रेट एनी वन पर्सन, बस मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आई प्लीज एन अपोलॉजी। तो इस तरीके से डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को यूज किया जाता है। सो दीज आर डेट सिक्योरिटीज। तो डेट सिक्योरिटीज के अंदर बॉन्ड्स भी हैं एंड शेयर्स भी है। Okay guys, so next instrument is debt security. What is debt security? देखो गाइज हमने प्रीवियस अभी थोड़ी देर पहले देखा कि इक्विटी सिक्योरिटीज होती है, इक्विटी यानी शेयर्स होते हैं। उसी तरीके से डेट यानी बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड्स या फिर डिबेंचर्स, बॉन्ड्स या फिर डिबेंचर्स। तो अभी तक हमने ये देखा कि शेयर के अंदर क्या है, कोई इन्वेस्टर है। जैसे हमने हमारा एग्जांपल लिया था कि एबीसी इन्वेस्टर है हमारे पास और एक्सवाईजेड कंपनी है। तो यहाँ पे हुआ क्या था कि एबीसी पर्सन ने एक्सवाईजेड कंपनी के 10 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे, मतलब 10% शेयर खरीदे और उसके अंदर वो पार्टनर बन गया। लेकिन एक्सवाईजेड कंपनी का जो ओनर है ना, उन भाई साहब को पार्टनरशिप देनी नहीं किसी को, जो भी प्रॉफिट है नुकसान है वो खुद का ही है। बट फिर भी अगर एक्सवाईजेड पर्सन को, एक्सवाईजेड कंपनी को पैसे की जरूरत है तो वो कैसे फुलफिल की जाएगी? तो उसके लिए बॉन्ड इज अनदर ऑप्शन, मतलब डेट सिक्योरिटी इज अनदर ऑप्शन। तो यहाँ पे होगा क्या, इस प्रोसेस को समझते हैं। डेट सिक्योरिटी यानी बॉन्ड होता है, जैसे एक सर्टिफिकेट होगा, जैसे शेयर का सर्टिफिकेट होता है वैसे एक बॉन्ड सर्टिफिकेट होगा। अब बॉन्ड सर्टिफिकेट के ऊपर कर्जा लेने वाले का नाम, बॉन्ड मतलब कर्जा है, डेट सिक्योरिटी यानी क्या है, बोरोइंग, कर्जा लेना।
अब यहाँ पे बोरो करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाएंगे, उसमें पहला इंस्ट्रूमेंट हम बॉन्ड देखते हैं। अब बॉन्ड के अंदर होगा क्या, एक सर्टिफिकेट होगा जहां पे कर्जा लेने वाले का नाम होगा, कर्जा देने वाले का नाम होगा, कितने रुपए का कर्जा लिया है उसका नाम, वो अमाउंट मेंशन होगी, कितने समय के लिए कर्जा लिया गया वो टर्म मेंशन होगा, कितने इंटरेस्ट रेट पे वो कर्जा लिया गया है तो रिटर्न्स लिखे होंगे, और क्या कोलेट्रल रखा गया है वो चीज लिखी होगी। मतलब इतनी सारी इंफॉर्मेशन एक सर्टिफिकेट के ऊपर मिलेगी आपको। इस तरीके के सर्टिफिकेट को बॉन्ड कहा जाएगा। तो जब बॉन्ड बेचा जाता है तो उसके ऊपर बायर का नाम होता है, सेलर का नाम होता है, ठीक है ना, मैच्योरिटी पीरियड होती है, कितने समय के लिए, देन कूपन रेट होता है, करेक्ट, अमाउंट लिखी होती है, कितना कर्जा लिया गया है, एंड देन कोलेट्रल, किस चीज को गिरवी रखा है वो लिखा होता है। तो यहाँ पे बायर हमारे लिए XYZ कंपनी है, XYZ कंपनी को कर्जा चाहिए, सेलर हमारा ABC पर्सन है, तो ABC पर्सन XYZ कंपनी को पैसे देंगे। मैच्योरिटी पीरियड मान लेते 5 साल की, 5 इयर्स के लिए कर्जा ले रही है XYZ कंपनी। कूपन रेट मतलब इंटरेस्ट रेट, जैसे शेयर्स के ऊपर डिविडेंड मिलता है उसी तरीके से बॉन्ड के ऊपर इंटरेस्ट रेट मिलता है, उसी को कूपन रेट कहते हैं। तो मान लेते 5% कूपन रेट है, इंटरेस्ट रेट इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अमाउंट होगी तो ABC पर्सन XYZ पर्सन को 10 करोड़ रुपए का कर्जा दे रहा है, क्योंकि हमने शेयर के अंदर भी 10 करोड़ रुपए रखे थे ना, अभी भी उतनी अमाउंट रखते हैं, तो 10 करोड़ की अमाउंट है। और कोलैटरल रखा होगा कि जो भी बॉन्ड बेचे जाएंगे ना उसके ऊपर एक कोलैटरल XYZ पर्सन रखेगा। मान लेते XYZ पर्सन, उनके पास जो जमीन है उस जमीन को गिरवी रख रहे, उसकी प्राइस है 20 करोड़ रुपए। तो इस तरीके से ये बॉन्ड सर्टिफिकेट जनरेट होगा। अब ये बॉन्ड सर्टिफिकेट मार्केट में बेचा जाएगा, तब उसको कहेंगे डेट सिक्योरिटी। अब इस प्रोसेस में हुआ क्या है, अब हमने देखा था कि शेयर की प्रोसेस में हुआ क्या था, कि शेयर की प्रोसेस में ABC पर्सन ने XYZ पर्सन को 10 करोड़ रुपए ही दिए थे, लॉन्ग टर्म के लिए ही दिए थे, लेकिन ABC पर्सन XYZ कंपनी में पार्टनर बन गए। लेकिन बॉन्ड के ट्रांजैक्शन में अब नेचर बदल गया है, अब ABC पर्सन XYZ कंपनी का पार्टनर नहीं है, तो लेंडर है। कौन है? लेंडर। ABC पर्सन ने XYZ पर्सन को 10 करोड़, XYZ कंपनी को 10 करोड़ रुपए लैंड किए हैं, और XYZ पर्सन बोरोवर है, मतलब उधार लिया है। तो अब ये लेंडर और बोरोवर का रिलेशन हो गया यहाँ पे। अब ये पार्टनर्स नहीं है, अब लेंडर और बोरोवर बन गए। अब ABC पर्सन XYZ पर्सन को कर्जा देके 5% पे इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है, तो 100 करोड़ का 5% मतलब 50 लाख रुपए वहां पे इंटरेस्ट रिसीव किए जाएंगे। सो दैट्स हाउ ये जो 50 लाख रुपए रिसीव कर रहे हैं ये इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट है ना। ऐसा थोड़ी ना कि XYZ कंपनी का प्रॉफिट होगा तभी 50 लाख रुपए मिलेंगे, या फिर जितना प्रॉफिट होगा उसके प्रोपोर्शन में मिलेंगे। नो, ये जो इंटरेस्ट रिसीव किया जा रहा है ये इररिस्पेक्टिव ऑफ, ये जो इंटरेस्ट है वो इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या है? आपका प्रॉफिट है। सो दैट्स हाउ हम देख रहे हैं कि इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट वहां पे इंटरेस्ट रिसीव किया जाएगा। गिव मी सेकंड। हाँ, तो दैट्स हाउ हम देखते हैं कि डेट इंस्ट्रूमेंट जो है वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के कंपैरिजन में डिफरेंटली बिहेव कर रहे हैं। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो इन्वेस्टर है वो पार्टनर बन जाएगा, डेट इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो इन्वेस्टर है वो लेंडर बन जाएगा। तो हियर इज द बॉन्ड। अब डेट सिक्योरिटीज के अंदर दो तरीके के इंस्ट्रूमेंट है, पहला तो हमने देखा बॉन्ड, दूसरा है डिबेंचर। सेकंड इंस्ट्रूमेंट इज डिबेंचर। नाउ व्हाट इज दिस डिबेंचर? तो डिबेंचर भी एक बॉन्ड की तरह ही एक सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट है। अब डिबेंचर में क्या होता है? तो बॉन्ड के वहां पे एक बायर होगा, मतलब हमारे एग्जांपल में XYZ, एक सेलर होगा, सॉरी बायर होगा, बायर कौन है? हमारे ABC। सेलर होगा, सेलर कौन है? XYZ। फिर अमाउंट होगी, अमाउंट कितनी है? 10 करोड़। मैच्योरिटी पीरियड है वो होगी 5 इयर्स। कूपन रेट है, अभी हमें कूपन रेट बोलते हैं 10%, ठीक है। वेयर इज द डिफरेंस कि यहाँ पे कोलैटरल नहीं होगा, नो कोलैटरल। बॉन्ड में हमने देखा था कि देयर इज अ कोलैटरल, मतलब एक सिक्योरिटी गिरवी रखी है वहां पे। अगर बॉन्ड कोई पर्सन खरीद रहा है, ABC पर्सन XYZ पर्सन बॉन्ड खरीदे, अगर XYZ पर्सन
जो है कंपनी है वो डिफॉल्ट होती है, मतलब वो पैसे लेके भाग गई, तो एबीसी पर्सन क्या करेगा, बॉन्ड के ऊपर जो कोलैटरल है उसको बेच के अपना पैसा वसूल करेगा। तो बॉन्ड खरीदने के बाद इन्वेस्टर को भरोसा है कि उसकी इन्वेस्टमेंट पूरी तरीके से वेस्ट नहीं होगी, पूरी तरीके से डूबेगी नहीं। लेकिन डिबेंचर के ऊपर इस तरह का कोई कोलैटरल नहीं होता है। जब कोलैटरल नहीं है तो जो इन्वेस्टर है, जैसे हमारे केस में एबीसी है, वो इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट को काफी हाई रिस्क पे इन्वेस्ट कर रहा है ना, क्योंकि अगर एक्सवाइजेड कंपनी डिफॉल्ट हो गई तो एबीसी पर्सन जो इन्वेस्टर है वो अपनी इन्वेस्टमेंट को रिट्राइव कैसे करेगा, वापस कैसे ले सकता है, तो नहीं ले सकता है वहां पे। दैट्स व्हाई रिस्क इज वेरी वेरी हाई। जब रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा होने चाहिए, इसलिए हमने इंटरेस्ट यहाँ पे ज्यादा रखा है। सो ऑन डिबेंचर इन्वेस्टर विल रिसीव हायर इंटरेस्ट रेट, high interest rate will be received on debentures. So debentures are also debt securities, यहाँ पे कर्जा ही लिया जा रहा है, बट यहाँ पे जो कर्जे लिए जा रहे हैं वो हायर इंटरेस्ट रेट पे लिए जा रहे हैं, because debentures are unsecured debt instrument. डिबेंचर क्या है, अनसिक्योर्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स है, तो इसी तरीके से डिबेंचर्स बेचेगा। तो डेट सिक्योरिटीज मतलब क्या है, बॉन्ड एंड डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। तो गाइस सिंपल वर्ड में याद रखना है, बॉन्ड मतलब सिक्योर्ड डेट इंस्ट्रूमेंट है और डिबेंचर मतलब अनसिक्योर्ड डेट इंस्ट्रूमेंट है। ओके, तो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज डेरिवेटिव। नाउ व्हाट इज डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट हियर? अब गाइस डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट सिंपल है, डेरिवेटिव मतलब these are instruments which derive their value from underlying asset। अब ये होता कैसे, मान लेते एक फार्मर है, अब वो फार्मर आलू पोटैटो बेच रहा, पोटैटो उगा रहा है, एक कंपनी को है लेज, अब लेज कंपनी है जो पोटैटो से चिप्स बनाती है, पोटैटो उससे वो क्या बनाएगी, चिप्स बनाएगी। अब यहाँ पे फार्मर की प्रॉब्लम क्या है, फार्मर ये सोचता है कि वो जो आलू उगा रहा है ना, आलू की लागत उसको 2000 रुपए, ठीक है, तो फार्मर सोचता है कि अगर 3000 रुपए भी देंगे तभी उसको अच्छा फायदा है आलू उगाने के बाद। जो पोटैटो लेज कंपनी है जो पोटैटो बाय कर रही है, अब वो ये सोचती है कि अगर उसको 4000 रुपए तक पोटैटो मिल जाएंगे तो उसको प्रॉफिट है, तभी वो लेज की पैकेट बेच के प्रॉफिट कमा सकता है, करेक्ट। तो अब इस अंदाजे में गड़बड़ है ना कि शायद जो फार्मर है उसको दो लागत 2000 की है, लेकिन जब वो मार्केट में प्रोडक्ट बेचने जाएगा तो उसको 3000 नहीं मिलेगी, उसको शायद से 1500 ही मिल जाएंगे क्योंकि मार्केट में सप्लाई ज्यादा है। अब ये जो लीज कंपनी है उसको भी ये रिस्क है ना कि वो 4000 का एक्सपेक्टेशन करे लेकिन उसको 5000 में आलू मिल जाएंगे, करेक्ट। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेरिवेटिव्स काम में आ सकते हैं। डेरिवेटिव्स कैसे काम में आएंगे, तो ये लेज कंपनी फार्मर के पास जाएंगी और ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। अब यहाँ पे ये फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होगा बायर और सेलर। अब डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होगा, यहाँ पे कुछ चीजें होगी, इंटरेस्टिंग चीजें ऐसी होगी, यहाँ पे जो है ना एक फिक्स डेट पे, फ्यूचर डेट में, हाँ फ्यूचर की एक डेट, एक फ्यूचर डेट पे एक ट्रांजैक्शन किया जाएगा, उस ट्रांजैक्शन की अमाउंट आज ही फिक्स कर दी, तो एक फिक्स्ड अमाउंट पे फ्यूचर डेट पे ट्रांजैक्शन किया जाएगा। इस तरीके का जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसको आप डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन कैसे रहेगा, ये फिक्स्ड अमाउंट मतलब ये दोनों मिलकर लेस और ये फार्मर दोनों मिलकर क्या करेंगे, 3500 रुपए की अमाउंट फिक्स करेंगे। अब 3500 रुपए देना लेस कंपनी को भी अफोर्डेबल है और फार्मर की भी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, इसलिए 3500 की अमाउंट फिक्स कर दिया डेरिवेटिव्स के अंदर, ठीक है। अब फ्यूचर डेट के अंदर ये ट्रांजैक्शन, मान लेते हैं कि फार्मर अभी पोटैटो उगा रहा है तो 3 महीने लगेंगे, मान लेते हैं कि 3 महीने के बाद ये ट्रांजैक्शन होगा, 3 महीने के बाद ये पोटैटो उगेगा ना, 3 महीने के बाद, तो आफ्टर 3 मंथ्स ये ट्रांजैक्शन होगा।
तो फ्यूचर डेट में जो ट्रांजैक्शन होगा उसके लिए जो फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट आज बन रहा है ना, तो वो डेरिवेटिव, वो क्या है, डेरिवेटिव। अब इस डेरिवेटिव के अंदर जो प्राइस है वो पोटैटो की प्राइस है ना, पोटैटो का ट्रांजैक्शन हो रहा है यहाँ पे, दैट्स व्हाई अंडरलाइंग एसेट इज पोटैटो। यहाँ पे अंडरलाइंग एसेट क्या है, पोटैटो। तो पोटैटो की प्राइस के ऊपर ही इस डेरिवेटिव की प्राइस डिसाइड होगी। ओके, तो इस तरीके का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको आप कहोगे डेरिवेटिव। तो जो डेरिवेटिव होते हैं ये फ्यूचर डेट में ट्रांजैक्शन किए जाते हैं और एक फिक्स्ड अमाउंट पे ही ट्रांजैक्शन किए जाएंगे। इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट अब डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, अंडरस्टूड। तो ये होता है आपका डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। सो डेरिवेटिव्स आर द इंस्ट्रूमेंट दैट डिराइव देयर वैल्यू फ्रॉम द अंडरलाइंग एसेट्स। अब डेरिवेटिव्स के अंदर अलग अलग टाइप के डेरिवेटिव्स आते हैं, जैसे आते हैं आपकी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, आपके आते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। एग्जैक्टली उसी तरीके से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी बनता है, लेकिन दोनों में एक सिंपल सा डिफरेंस ये है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर मोर सिस्टमैटिक। वो कैसे होते हैं, ज्यादा सिस्टमैटिक होते हैं, एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आर मोर कस्टमाइज्ड। मतलब जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है ना वो बायर और सेलर अपनी जरूरत के हिसाब से बनाएंगे, जबकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है ना वो किसी भी एक एक्सचेंज की मदद से बनते और एक सेट फॉर्मेट में ही बनते, उसके अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगी आपको। सेकंड, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को वॉयलेट करना आसान है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को वॉयलेट करना काफी मुश्किल होता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को वॉयलेट नहीं कर सकते, जबकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैन बी वॉयलेट। मतलब अभी हमने जो एग्जांपल देखा उस एग्जांपल के अंदर जो प्रोड्यूसर है, आलू उगाने वाला फार्मर है, वो बोल सकता है कि नहीं मुझे अभी 3.5 से ज्यादा मार्केट में प्राइसेस मिले तो आई कैन नॉट गो विद द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कस्टमाइज बनते हैं, इसलिए उसको फ्लॉट करना, उसको वॉयलेट करना आसान होता है, जबकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो कि एक्सचेंज की मदद से ही बनेंगे, जैसे हमारे बायर और सेलर के बीच में स्टॉक एक्सचेंज आ जाएगा, तो एक्सचेंज की मदद से ही बायर और सेलर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसको हम कहेंगे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो वो सिस्टमेटिक तरीके से होगा, एक सेट फॉर्मेट में ही कॉन्ट्रैक्ट होगा और उसके अंदर वॉयलेशन आसान नहीं होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि देयर आर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड देयर आर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर डेरिवेटिव्स। ठीक है, उसके अलावा डेरिवेटिव के स्वैप एग्रीमेंट्स आते हैं। स्वैप एग्रीमेंट मतलब क्या है कि वहां पे स्वैपिंग की जाती है, जैसे करेंसी स्वैप एग्रीमेंट, दे आर आल्सो डेरिवेटिव। तो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट के अंदर क्या होता है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री से करेंसी स्वैप करने की बात करता है वहां पे। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो करेंसी के अंदर एक्सचेंज रेट रिस्क है या फिर करेंसी फ्लक्चुएशन के कारण जो रिस्क आता है वो रिस्क एलिमिनेट कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आप स्वैप डेरिवेटिव्स को यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से स्वैप एग्रीमेंट काम करता है। उसके अलावा और एक एग्रीमेंट है जिसको आप कहते हैं डेरिवेटिव्स के अंदर ऑप्शन। ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन इज फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव जहां पे बायर और सेलर को ऑप्शन दिया जाता है, आइदर टू बाय आइदर टू सेल। तो बाय करने का ऑप्शन होता है उसको आप कहोगे कॉल, और सेल करने का ऑप्शन होता है उसको आप कहोगे पुट। सो देयर इज पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एंड देयर इज कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। मान लेते किसी पर्सन, एक पर्सन है, अब ये देखो मैं एक एग्जांपल से समझा दूं कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम करता है। सिंपल एक एग्जांपल देता हूं कि दो पर्सन है, ये सेलर है और ये बायर है। अब सेलर जो है ना एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर है, बायर एक जिसको घर खरीदना, ये दो लोग। अब बायर क्या करेगा, सेलर के पास जाएगा, वो एक घर देखेगा। अब वो घर देखने के बाद क्या करेगा, उसको घर पसंद आ गया, तो वो बायर क्या करेगा, सेलर को एक टोकन अमाउंट देगा। एक टोकन अमाउंट, मान लेते हैं घर की कीमत 10 लाख रुपए, तो बायर क्या करेगा, सेलर को 50,000 रुपए की टोकन अमाउंट दे देगा और कहेगा कि मैं 3 महीने बाद आऊंगा और 3 महीने बाद ये 10 लाख रुपए देके तुमसे घर खरीद लूंगा। सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है।
अब यहाँ पे क्या है कि बायर के पास अधिकार है। बायर के पास अधिकार क्या है कि वो चाहे तो घर खरीदेगा या फिर नहीं खरीदेगा, लेकिन सेलर के पास कोई अधिकार नहीं है। अगर बायर उसके पास आ रहा है तो सेलर को बेचना ही पड़ेगा, इट्स ऑब्लिगेशन। तो सेलर गॉट ऑब्लिगेशन एंड बायर गॉट राइट। तो बायर को जो राइट मिल रहा है वो आपको हो गया कॉल राइट। वो क्या है? कॉल राइट। अब यहाँ पे कैसे होगा कि बायर ने सेलर को 50 रुपए का जो टोकन अमाउंट दिया है, दैट अमाउंट इज नोन एज प्रीमियम। So here is a premium, here is a call right, here is a buyer and here is a seller. और ये जो 10 लाख रुपए है ये प्राइस है, कॉन्ट्रैक्ट की क्या है? प्राइस है। यहाँ पे यहाँ पे ट्रांजैक्शन कैसे होगा? ये जो बायर है, ये बायर सेलर के पास जा रहा है और 50,000 रुपए का टोकन अमाउंट देके बोल रहा है कि मैं 3 महीने बाद आऊंगा और 10 लाख रुपए से एक घर खरीद लूंगा तुमसे, करेक्ट? अब यहाँ पे ये जो बायर है ये चाहे तो घर खरीदेगा नहीं तो नहीं खरीदेगा। जब 3 महीने बाद घर खरीदेगा तब सेलर को ये ऑब्लिगेशन है, सेलर को ये घर बेचना ही पड़ेगा बायर को 10 लाख रुपए में। ये प्राइस डिसाइडेड है ना। लेकिन अगर बायर डिसाइड है कि उसे घर नहीं खरीदना है तो बायर मना कर सकता है कि मैं घर नहीं खरीदूंगा, ठीक है? वो मना भी कर सकता है क्योंकि राइट है उसके पास। लेकिन जब वो मना करेगा तो ये जो टोकन प्राइस है ना, ये टोकन प्राइस सेलर रख लेगा अपने पास, वापस नहीं करेगा। तो प्रीमियम प्राइस सेलर रख लेगा अपने पास। तो दैट्स हाउ ये जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो इसके अंदर ये जो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा दोनों के बीच, उस कॉन्ट्रैक्ट को आप क्या कहोगे? डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। उस डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बायर विल गेट कॉल राइट। बायर को क्या मिलेगा? कॉल राइट मिलेगा। अंडरस्टूड? सो दिस इज हाउ डेरिवेटिव, ऑप्शन डेरिवेटिव इज फंक्शन। अब इसी एग्जांपल में हम पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर देते हैं कि यहाँ पे बायर है, यहाँ पे सेलर है। हमारा सेम एग्जांपल। अब यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा वो हम पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में होगा क्या? ये जो सेलर है ना, सेलर बोलेगा भाई मेरे पास एक घर है, ठीक है, मेरे पास मल्टीपल बायर है लेकिन मेरे पास एक घर है। अब ये घर में बेचना चाहता हूँ 10 लाख रुपए, ठीक है? तो सेलर क्या करेगा? बायर के पास जाएगा और बोलेगा कि अभी 20,000 रुपए तुम रखो, ठीक है? और ये 20,000 रुपए रखो, 3 महीने बाद आफ्टर 3 मंथ्स तुमको ये घर 10 लाख रुपए पे बेच दूंगा, मुझे 10 लाख रुपए दे देना, करेक्ट? तो ये बेचने की बात है यहाँ पे। लेकिन सेलर क्या देख रहा है कि उसके पास दूसरा बायर आ गया और दूसरा बायर ऑफर कर रहा है 15 लाख रुपए। तो सेलर के मन में लालच आ गया। तो सेलर क्या बोलेगा? नहीं, मैं तुमको घर नहीं बेचूंगा, ये तो बेचूंगा 15 लाख वाले को घर बेचूंगा, तुमको ये जो टोकन अमाउंट दिए वो तुम रख लो। इस तरीके का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पुट कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब यहाँ पे सेलर के पास राइट है, पुट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सेलर के पास राइट है कि वो बायर को घर बेचेगा या फिर नहीं बेचेगा। वो कह सकता है कि मुझे नहीं बेचना है, तुमको जो टोकन अमाउंट रखी है वो तुम रख लो, या फिर टोकन अमाउंट मतलब प्रीमियम प्राइस, ये जो प्रीमियम प्राइस तुमको दिए तुम रख लो, तुमको घर नहीं बेचूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे दूसरा बायर मिल गया, तो आई विल सेल माय होम टू द नेक्स्ट बायर। तो इस तरीके से राइट है इसके पास, सेलर के पास। तो ये जो राइट है इसको हम कहेंगे पुट राइट। और इस राइट के आधार पर जो डेरिवेटिव बनेगी, जो भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो क्या है? पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। सो देयर आर पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एंड देयर आर कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो ये ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट है, ये क्या है? ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट है। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट भी बन रहे हैं। तो डेरिवेटिव्स के अंदर आए। उसके अलावा नेक्स्ट इज म्यूचुअल फंड, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट। अब ये म्यूचुअल फंड क्या चीज है? तो ये लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि एक ह्यूज इन्वेस्टर होता है, वो एक एक्सपर्ट होता है। अब वो एक्सपर्ट क्या करता है? छोटे छोटे इन्वेस्टर से पैसा जमा करता है, थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करता है, एक बड़ा फंड बनाता है और उस फंड को अपने नॉलेज के आधार पे इन्वेस्ट करता है। अब वो कहीं पे भी इन्वेस्ट करेगा, वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेगा, वो बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करेगा, या फिर वो शेयर और बॉन्ड मतलब हाइब्रिड मार्केट में इन्वेस्ट करेगा, वो कहीं पे भी इन्वेस्ट करेगा। एज पर द नॉलेज, एज पर द एक्सपर्ट ऑफ दिस, एज पर द एक्सपर्टीज ऑफ दिस पर्सन वो इन्वेस्टमेंट की जाएगी।
अब इस इन्वेस्टमेंट करने के लिए मान लेते हैं 100 करोड़ का फंड बनाया गया है। अब ये जो एक्सपर्ट है 100 करोड़ रुपए अपनी जेब से नहीं दे रहा है, वो छोटे-छोटे इन्वेस्टर से पैसा जमा कर रहा है। हर इन्वेस्टर अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो इस तरीके की जो व्यवस्था है आप उसको म्यूचुअल फंड कहते हैं। So it's an instrument that collect money from the number of investors and invest money in various assets. तो ये क्या है, म्यूचुअल फंड होता है। इसको भी कैपिटल मार्केट में बेचा जाता है। फिर होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी म्यूचुअल फंड की तरह ही होता है, बट डिफरेंस क्या है कि म्यूचुअल फंड की अनलाइक म्यूचुअल फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड आर ट्रेडेड इनटू द मार्केट, दे आर ट्रेडेड इन मार्केट। तो ये भी क्या होता है, बंच ऑफ सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाती है। म्यूचुअल फंड की तरह एक फंड बनता है जो अलग अलग लोगों से कलेक्ट किया जाता है और वो फंड किसी न किसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया जाएगा। तो एक नहीं, मल्टीपल सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाता है। जैसे एक आया था भारत 22 ETF, मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था। इसके अंदर कुछ आई थिंक कुछ 22 कंपनियों का टोटल शेयर स्टॉक का एक बंच था, उस बंच के अंदर इन्वेस्टमेंट की गई थी। तो वो क्या है, ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। सो दीज आर इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन कैपिटल मार्केट। नेक्स्ट फंक्शंस क्या है कैपिटल मार्केट के? पहला तो सेविंग्स मोबिलाइजेशन है, मतलब कैपिटल मार्केट क्या करता है, लोगों की सेविंग्स को मोबिलाइज करता है, लोगों से पैसा लेता है और फिर लोगों को पैसा प्रोवाइड किया जाता है इस मार्केट के थ्रू। फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल, अगर कोई कंपनी है, उस कंपनी को पैसे चाहिए, तो पैसे कहां से मिलेंगे, कैपिटल मार्केट से। तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल। अब कंपनी उस पैसे से क्या करेगी, बिजनेस जनरेट करेगी, कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है ना। रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, जितना ज्यादा मनी सप्लाई होगा उतनी ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होती जाएगी। तो ये मनी सप्लाई को इंश्योर करने का काम कौन कर रहा है, कैपिटल मार्केट। बेनिफिट्स टू इन्वेस्टर, ये जो इन्वेस्टर्स है वो कैपिटल मार्केट में इंटरेस्ट कमा रहे हैं, डिविडेंड कमा रहे हैं, तो वो क्या है, बेनिफिट्स ऑफ द इन्वेस्टर्स। वैरायटी ऑफ सर्विसेज है, जैसे अंडरराइटिंग सर्विसेज, देन आपका गारंटर मिलते हैं यहाँ पे, अलग अलग सर्विसेज आपको यहाँ पे मिलेगी। कंटिन्यूअस अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, किसी भी इन्वेस्टर को जब पैसा चाहिए तब वो कैपिटल मार्केट से पैसे बोरो कर सकता है या फिर शेयर मार्केट से पैसे शेयर उठा सकता है। तो वो कभी भी जाएंगे उनको यहाँ से पैसा मिलेगी। तो दैट्स व्हाई कंटिन्यूअस अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, दीस आर डिफरेंट फंक्शंस ऑफ कैपिटल मार्केट। अब कैपिटल मार्केट के अंदर डिफरेंट इंटरमीडिएटरीज यूज होते हैं, जैसे ब्रोकर, स्टॉक एक्सचेंज एंड रेगुलेटर। ब्रोकर्स कौन होते हैं, ब्रोकर असिस्ट इन बाइंग एंड सेलिंग द शेयर्स, ठीक है ना, ये ब्रोकर्स होते हैं, दलाल कहते हैं, ठीक है ना। मुंबई के अंदर दलाल स्ट्रीट काफी फेमस है जहाँ पे आपका BSE बना है। तो ये ब्रोकर्स होते हैं, ब्रोकर्स क्या करते हैं, बायर्स और सेलर्स दोनों को एक साथ लाते हैं, ठीक है। उसी तरीके से स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, ब्रोकर जहाँ पे काम करते हैं वो है स्टॉक एक्सचेंज आपका। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या है, जैसे BSE, NSE, दे आर नोन एज स्टॉक एक्सचेंज। रेगुलेटर कौन है, सेबी। तो सेबी जो है ये ब्रोकर, स्टॉक एक्सचेंज, बायर्स, सेलर्स, इन सबको रेगुलेट करने का काम करता है। अब जब मैं बात करता हूँ BSE, NSE की, तो ये दो जो संस्थाएं हैं दोनों के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस है, इसको देखते हैं, ठीक है। अब ये डेटा थोड़ा सा पुराना है गाइस, तो इस डेटा के ऊपर मत जाओ, बाकी सही है। अब यहाँ पे BSE, NSE क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में बना था, ये एशिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज है। उसी तरीके से NSE 1992 में बना था। BSE के अंदर जो इंडेक्स है उसको हम सेंसेक्स 30 कहते हैं। NSE के अंदर जो इंडेक्स है उसको हम निफ्टी 50 कहते हैं। ये बेंचमार्क इंडेक्स है, मतलब इस इंडेक्स को देख के ये कहा जाएगा कि मार्केट के अंदर उछाल है, मार्केट के अंदर गिरावट है, ठीक है। तो इस तरीके से BSE और NSE आते हैं, दोनों का हेडक्वार्टर मुंबई में है। BSE, NSE के अंदर जो इंडेक्स है उसको निफ्टी और सेंसेक्स कहते हैं। निफ्टी जो है वो NSE के अंदर पाया जाएगा और BSE के अंदर पाया जाएगा सेंसेक्स, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब
निफ्टी के अंदर क्या है कि टॉप 50 कंपनीज आती है, एनएसई के अंदर जो टॉप 50 कंपनीज है उनका जो एवरेज है वो आपका निफ्टी है। निफ्टी